हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कौन हूं? मैं हूं आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहते रहेंगे और कहते रहेंगे। तो आइए आज की टॉपिक के बारे में बात की जाए। तो आज की टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम इसको ही देखने वाले हैं। अब ऐसे में आप कहेंगे कि ये वीडियो तो बन चुकी है, इसे फिर से क्यों बनाया जा रहा है? फिर से नहीं बनाया जा रहा है। उस वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखा था, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखा था। आज की वीडियो में हम उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, उसके एप्लीकेशन में भी खास दो एप्लीकेशन को देखेंगे, यानी कि मेडिकल के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी का क्या यूज है और आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या यूज है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हम वीडियो में क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में हम मेडिकल वाले फील्ड में देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी का क्या यूज है। ये हम किसके प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं? तो ये हम जूलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक को खास देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये दोनों टॉपिक है। उससे पहले हम जरा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, यानी कि सिंपल सा ये कहना है कि अगर आप डीएनए में किसी भी प्रकार से छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है, कोई डीएनए है, अगर हम उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी करते हैं तो वो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ये अब इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके लिए आपको आरडीटी की पूरी एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि आरडीटी का यूज कहाँ कहाँ पे और खासकर कि मेडिकल फील्ड में इसका क्या यूज है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में आरडीटी कहते हैं, इसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, शॉर्ट में जीई कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। तो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ ओपनड अप वाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोसेसिंग ईटीसी। यानी कि सिंपल भाषा में ये कहना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी वाइड अपॉर्चुनिटी खोल देती है, मतलब बहुत बड़ा एक अवसर खोलती है वैज्ञानिकों के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल के फील्ड में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल देती है, बहुत सारे अवसर खोल देती है। कौन? आरडीटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनकी वजह से। ठीक है, मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की आने की वजह से, आरडीटी के आने की वजह से हमें इन फील्ड्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हो रही है और इन फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग की आने की वजह से हमें बहुत सारी आसानी हुई है। बात समझ गए आप? देखिए, आपको भी पता है कि आज के टाइम में आरडीटी हमारी ज़िंदगी का एक तरीके से हिस्सा हो गया। ठीक है, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि हमें इसके वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स की प्राप्ति होती है। चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आपका कह लीजिए एग्रीकल्चर फील्ड में हो, हर तरीके से हमें एक अच्छे प्रकार के प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हमें आरडीटी की वजह से ही संभव हो पाती है। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेडिसिन, रिसर्च, industry and agriculture are a few sectors where genetic engineering applies. It can be used on various plant, animals and microorganisms. The first microorganism to be genetically modified is bacteria. यानी कि वही बात है कि आपके मेडिसिन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में और भी कुछ फ्यू सेक्टर, मतलब और भी कुछ फील्ड्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई की जाती है। इट कैन बी यूज्ड ऑन वेरियस प्लांट, इसे बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज़ किया जाता है। जो सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर यूज़ किया गया था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो आपका बैक्टीरिया है। वही चीज़ लिखी है, द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड इज़ बैक्टीरिया। जो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था वो आपका बैक्टीरिया है। ये सब चीज़ों को आप अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं आज के मेडिकल फील्ड के ऊपर, किस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो देखिए, वही चीज़ लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का या कह लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में, उसी चीज़ को हम विस्तार से डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
अब इस चीज़ को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन मेडिसिन सेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन यूज्ड टू मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, आपकी वैक्सीन एंड मैनी अदर ड्रग्स। यानी कि बहुत ही सिंपली कहना है, हर चीज़ सिंपल ही कहना होता है। आप सिर्फ ध्यान देंगे ना तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि मेडिसिन के सेक्टर में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका यूज़ किया जाता है मास प्रोडक्शन में, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए इंसुलिन का, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, वैक्सीन का और भी बहुत सारे जो अदर ड्रग्स बनते हैं, इन सभी का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी का यूज किया जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए इसी चीज़ को किस तरीके से शब्दों का हेर फेर करके कैसे अलग तरीके से कहा गया है कि द आरडीटी हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग detection and cure of genetic disorder as well as mass production of safe, effective and therapeutic drugs. Some of the common medical application are as follow। देखिए हर चीज़ सिंपल ही मैं कहता हूँ, ये भी मैं सिंपल ही कहूँगा। सिंपल सा यही कहना है कि जो आरडीटी है वो इमेंस इफेक्ट डालती है, एक डीपली इफेक्ट डालती है हेल्थ केयर के सेक्टर पर बाय इनेबलिंग डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको पहचानने में और उसको क्योर करने में, यानी कि उसको पहचानने में और उससे उसकी ट्रीटमेंट करने में जो आपकी आरडीटी है वो एक गहरा प्रभाव डालती है। मेरे ऐसे स्लो बोलने से आपको इरिटेशन नहीं ना होती है कि क्या कह रहे हैं, बस उसकी भी एक रीज़न है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बोल दीजिएगा, उससे हम स्पीड में बढ़ा देंगे। ऐसे स्लो बोलने से आपको मौका मिलता है समझने का, ठीक। किसी जाति दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे कि मैं आपकी भावनाओं को पागल करूं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा कहना था कि आरडीटी क्या करती है, एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है हेल्थ केयर के सेक्टर में, और इसके अलावा क्या करती है कि जो बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं या चाहे जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको पहचानने में और उसको क्योर करने में भी हेल्प करती है, और साथ ही साथ मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ, इफ़ेक्टिव एंड थेरेप्यूटिक ड्रग्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली बार शायद गलत बोल दिया था, इसका नाम है थेरेप्यूटिक ड्रग्स। यानी कि सिंपल सा कहना यह है कि मेडिसिनल ड्रग्स की बात चल रही है, या जो कि मतलब ऐसे ड्रग्स की बात चल रही है जिनका यूज मेडिसिन वाले सेक्टर में, सॉरी मेडिकल सेक्टर में किया जाता है, यानी कि चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है। सिंपली कहना है थेरेप्यूटिक ड्रग्स का मतलब होता है ऐसा ड्रग्स जिसका यूज औषधि बनाने में, दवा बनाने में किया जाता है। कोई डाउट नहीं ना है। तो देखिए क्या लिखा है, एज वेल एज मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावशाली थेरेप्यूटिक ड्रग्स को बनाने में किया जाता है। यानी कि और भी सिंपल कहना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी का यूज बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावशाली मेडिसिनल ड्रग्स को बनाने में किया जाता है। इससे ज़्यादा सिंपल की आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और सुनिए, सम ऑफ द कॉमन मेडिकल एप्लीकेशन आर एज फॉलो। उसमें से सम ऑफ द मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कुछ के नाम आपको बता रहा हूँ, वही आप पेपर में डाल देंगे। बहुत ही प्यार से आपको सब चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगी। एग्जामिनर भी आपको खुशी खुशी हंसता हुआ एक्सेप्ट कर लेगा, इतनी आराम से आप चीज़ों को जान जाएंगे। तो देख लीजिए, यही है इनके मामूली से एप्लीकेशन। जीन मैपिंग की प्रोसेस हो गई, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फार्मा प्रोडक्ट्स। इन सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। इनमें से आप 3, 4, 5 भी लिख देंगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी तो मैं हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा, आप समझ के लिख लीजिएगा। पेपर बहुत करीब है, 1-2 दिन में पेपर है, तो उस हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, पर इतना पर्याप्त डाटा दूंगा कि आपको लिखने में और सोचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वरना पेपर ना होता तो यार हम ऐसे पढ़ते हैं, इसे हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, इतनी मस्ती में पढ़ते हैं, सर लीन हो गया, सर लीन समझ रहे ना, सर लीन हो जाते हैं इसमें, लेकिन रहने देते हैं, अभी लीन नहीं होंगे वरना लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से मतलब इसको ध्यान रखते हुए कि पेपर है, मतलब काहे लिए हम ध्यान भटका रहे हैं, पेपर है, ध्यान रखो पेपर है, ठीक। तो पेपर है, इस वजह से हम इस टॉपिक को बहुत छोटे में और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे।
क्या है ना कि आजकल हमारे जो एडिटर वाले भैया हैं, यानी कि जो एडिट करने वाले भैया हैं, वो थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। बस कोने में खड़े हो जाते हैं और टुकुर-टुकुर हमको देखते रहते हैं। अब इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो जा रही है, हमको भी दिक्कत हो जा रही है कि मतलब वीडियो बन जाती है, पड़ी रहती है। तो इस वजह से हमको थोड़ा इनको मनाना पड़ेगा, थोड़ा इनको ये जो कोने में खड़े हैं इनको निकालना पड़ेगा। तो बस यही सब बात है। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन मैपिंग क्या है। ठीक है, तो जीन मैपिंग क्या करती है, एक जीन के स्थान को यानी कि उनके पोजीशन को और उनके बीच की दूरी की पहचान करने के लिए हम जीन मैपिंग विधि का, जीन मैपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपली अगर हम आपको समझाना चाहे तो ऐसे समझा सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपका पेरेंट था और उसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज़ थी, वो पेरेंट से वो डिजीज़ चाइल्ड के अंदर गई। ठीक है, अब वो एक जीन के ऊपर गई या एक से अधिक जीन के ऊपर गई, वो आपको नहीं पता। तो जीन मैपिंग आपको यही सुविधा प्रोवाइड कराता है कि वो पहचान करता है, पहचान करके बता देता है कि किस जीन के थ्रू या किस जीन के ऊपर या किस क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन था जिसके थ्रू आपकी ये बीमारी इस पेरेंट के अंदर से आपके बच्चे के, माफ़ कीजिएगा, बच्चे के अंदर गई। यानी कि और ज़्यादा सिंपली कहना चाहें तो सिर्फ हम इतना सा कह सकते हैं, ज़्यादा सिंपल के चक्कर में देखिए बात ही ना बदल जाए। सिंपली अगर कहना चाहे तो हम सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि अगर कोई बीमारी है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गई, ठीक है, तो उस जो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गई, वो जिस जीन के थ्रू गई, उस जीन की पहचान करने में जीन मैपिंग आपका बहुत हद तक हेल्प करती है। बात समझ में आ गई? मतलब आपको भी पता है कि डीएनए के ऊपर जो जीन होता है, कोई ख़ास जीन होगा जो उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस जीन की पहचान करने के लिए हम जीन मैपिंग का सहारा लेते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, हम बहुत हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। आपको इसके अंदर बहुत सारे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें से आप किन्हीं भी 3, 4, 5 को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर में किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प करती है, उसके बारे में देखिए ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम मोर देन 5000 जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिंगल जीन म्यूटेशन। यानी कि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान सफ़र कर रहा है फ्रॉम मोर देन 5000 से भी अधिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, जिसका रीज़न है सिंगल जीन म्यूटेशन, यानी कि किसी एक जीन के अंदर जो उत्परिवर्तन होता है उस तरीके की डिजीज़ का 5000 से भी अधिक प्रकार की अनुवांशिक बीमारियों का, जेनेटिक डिसऑर्डर का सामना इंसान कर रहा है। अब सच एज में कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ये सब क्या है, ये सब सिंगल जीन म्यूटेशन वाली बीमारियां हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सिंपल सा कहना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी आपको बता रहे हैं, और भी चीज़ें बता रहे हैं, आराम से देखिए। उससे पहले आप ये समझिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या। सिंपल सा कहना ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑकर्स व्हेन अ म्यूटेशन अफेक्ट्स योर जीन, यानी कि सिंपल सा कहना है कि जब आपके जीन्स के अंदर किसी भी प्रकार के हार्मफुल चेंजेस होते हैं, वही क्या है, वही आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है। या इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑकर्स व्हेन यू हैव द रॉन्ग अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपके अंदर गलत मात्रा में जेनेटिक मटेरियल अगर एंटर कर जाता है, तब भी आपके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और क्या लिखा है, जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए। आपको पता है कि जो जीन्स है वो मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, विच कॉन्टेन इंस्ट्रक्शन फॉर सेल फंक्शनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक यू यूनिक। और उसी डीएनए के अंदर क्या होता है, सेल की फंक्शनिंग के लिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो उसको यूनिक बनाती है, दैट मेक यू यूनिक। चलिए, इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है वो 3 तरीके का होता है। एक आपका सिंगल जीन डिसऑर्डर हो गया, दूसरा आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, अभी आपने सिंगल जीन डिसऑर्डर देखा था, जहाँ की एक ही जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, यानी कि एक ही जीन म्यूटेशन से प्रभावित होता है, तो वो आपका सिंगल जीन डिसऑर्डर कहलाता है। उसी के हमने एग्जाम्पल देखे थे कि
सिकल सेल एनीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब सिंगल जीन वाले डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि डबल जीन या 2 से अधिक प्रकार के जीन के अंदर किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन हो जाए तो वो आपका कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कहलाएगा, यानी कि जटिल डिसऑर्डर कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा जैसे आपको कैंसर से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीन के अंदर उत्परिवर्तन देखने को मिलता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम इस डिसऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने तीसरे की, तो जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे या तो पूरे क्रोमोसोम के अंदर या क्रोमोसोम के किसी पार्ट के अंदर किसी प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं या कोई पार्ट मिसिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, यानी कि किसी क्रोमोसोम के अंदर या तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम के अंदर ही प्रॉब्लम हो या उसका कोई पार्ट मिसिंग हो या चेंज हो गया हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो मैंने हर एक के एक एग्जाम्पल दे दिए, आपको चीज़ें क्लियर कर दी। अब आपको मतलब मुझे उम्मीद है, क्या कह रहा हूँ, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको अब किसी भी प्रकार का डाउट, जब फंबल होता है इतना ज़्यादा होता है, क्या बताऊँ भैया, काट देना इसे ना, इसे कट करके निकाल देना। थोड़ा एडिटर वाले भैया नाराज़ हैं तो इसलिए थोड़ा भैया कह के काम चलाना पड़ेगा। देखिए भैया, बाहर निकल के कट कर दीजिएगा ना, हम भी इंसान ही हैं, गलती हो जाती है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है उसको ठीक करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी कैसे भाग लेती है उसके बारे में देखिए। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू ट्रीट सच जेनेटिक डिसऑर्डर बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन कॉल्ड जीन थेरेपी। सिंपल सा कहना है कि जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इस तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर की जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने की, उसकी ट्रीटमेंट करने की। किस तरीके से करने की, जो उस जीन को डिफेक्टिव जीन है, मतलब जो उस जीन के लिए, जो उस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, यानी कि जो ख़राब जीन है उस ख़राब जीन को वहाँ से निकाल कर वहाँ पे नॉर्मल जीन लगा देंगे तो वो जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा, यानी कि वो जो रोग है, वो जो डिजीज़ है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इसी चीज़ को जीन थेरेपी कहते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है कि ट्राइंग टू ट्रीट सच जेनेटिक डिसऑर्डर बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन, यानी कि ख़राब जीन बाय नॉर्मल जीन, ख़राब जीन को नॉर्मल जीन से बदल देंगे और यही क्या कहलाएगी, कॉल्ड जीन थेरेपी, जीन थेरेपी कहलाएगी। यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे, तो क्यों नहीं समझ रहे थे आप, मजाक करते रहते हैं हमसे और कुछ है नहीं, समझा करिए, पेपर का टाइम है, हमारा ध्यान भटका दे रहे हैं आप लोग। देखिए, द नॉर्मल जीन फॉर मोस्ट ऑफ दीज डिजीज हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोन्ड, यानी कि सिंपल सा कहना है कि जो डिफेक्टिव जीन की जगह नॉर्मल जीन लगाते हैं उसको क्लोन करके वहाँ पे लगा देते हैं, बहुत सक्सेसफुली लगा देते हैं, बहुत सक्सेसफुली क्लोन करके वहाँ पे लगा देते हैं। सिंपल सा कहना ये है, बात खत्म करते हैं। चलिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, etc are essential for normal survival, but sometime due to defect of gene their concentration are decrease in the body and leads a serious disorder which can be corrected by use of proper dose of such hormones orally via injection। यानी कि सिंपल सा कहना ये है कि जो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, और भी बहुत सारे जो हार्मोन्स है उनका जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल होते हैं नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, नॉर्मल रूप से सर्वाइव करने के लिए वो सब हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। बट सम टाइम ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ जीन देयर कंसंट्रेशन आर डिक्रीज, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीन के अंदर किसी प्रकार की खराबी होने पे इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो घट जाती है इन द बॉडी के अंदर, एंड leads a serious disorder which can be corrected by use of proper dose of such hormones orally via injection।
यानी कि जब इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सीरियस डिसऑर्डर जन्म लेने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे सही करने के लिए हमें प्रॉपर डोज में इन्हें लगाना होता है, चाहे आप उसे ओरली लगाएं, चाहे आप इंजेक्शन के थ्रू इन सभी हार्मोन को अपनी बॉडी को या हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाएं। उसे सही करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए, चाहे हमें इंजेक्शन के थ्रू या ओरली, हमें किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को, इन हार्मोन्स को अपनी बॉडी के अंदर लेना होता है। और इसी का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है डायबिटीज़। जब डायबिटीज़ होता है, आपको भी पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर से इंसुलिन का उतनी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बाहर से इंसुलिन, चाहे आपका वही इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं या दवा के थ्रू लेंगे, तो उससे क्या होता है, इससे वो हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें हमने क्या की, हमने बाहर से उस चीज़ को लिया। जिस भी हार्मोन्स की हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उसको हमने बाहर से लिया, तो हमने अपनी बॉडी को मेंटेन किया। मतलब मिला जुला के कहना ये है कि उसको लेना पड़ा ना हमें, तो अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, नॉर्मल सर्वाइवल के लिए हमें इन हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था और वही चीज़ यहाँ पे बताई भी गई है। तो बात आएगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आप किस तरीके से आप इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, उस टेक्निक को हमने पिछली वीडियो में बताया है। एक बार हम आपको यहाँ पे जल्दी से बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, जल्दी समझ लीजिएगा क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखिए, प्यार से जल्दी में समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। सिंपल सा कहना ये है कि आपको भी पता है कि पैनक्रियाज के अंदर से ही आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किन्हीं कारणों से मान लीजिए आपकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ से आप mRNA को, मैसेंजर RNA को बाहर करेंगे। फिर इस मैसेंजर RNA का आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के आप DNA में चेंज कर लेंगे। आपको पता होगा, याद होगा, जब हम DNA से RNA में चेंज करते हैं तब ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जब RNA से DNA में चेंज करते हैं तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो फिर इसी mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के आप DNA प्राप्त कर लेंगे। फिर आपको ये जो DNA मिल जाएगा, आपको पता है कि इसी DNA में कोई ख़ास जीन होगी जो आपकी किसके लिए, आपकी इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। उस पर्टिकुलर जीन को हम कट करके इस DNA में से बाहर निकाल लेंगे। यानी कि सिंपली कहना है कि उस जो प्रोसेस में, जो मैं आपकी पिछली वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको यहीं से बताया है, इसी जीन वाले पार्ट से ही बताया है कि किस तरीके से हम कट करके बाहर निकालेंगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से हमने पैनक्रियाज के अंदर से उसे बाहर निकाला, ठीक है। सिंपल सा कहना ये है। तो ये जो आपका DNA है, इस DNA का कोई खास जीन, मतलब खास जीन वाला पार्ट होगा जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी जीन वाले पार्ट को हम कट करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। किस पार्ट से कट करते हैं, आपको याद होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम इसे कट करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आपको पता ही है, अब ये बाहर निकल चुका है। आपको पता है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से एक विशेष प्रकार की आकृति में ये कट लगाता है। तो आपको ये सब देखना होगा, तो आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम उतना कुछ नहीं बताएंगे। ये आपको एक विशेष प्रकार का कट लगा के काट दिया। आपको पता है इसके लिए वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो वेक्टर में हम क्या लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया या बैक्टीरिया लेते हैं। तो हमने ई कोलाई बैक्टीरिया क्यों लिया, क्योंकि इसके पास 2 रीज़न है। वो सब रीज़न आपके पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। आपको पता है ई कोलाई बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। इस DNA या प्लाज्मिड को हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। फिर इस प्लाज्मिड को भी उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसको भी कट करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, स्टिक एंड बन जाएगा। स्टिक एंड बन जाएगा तो ये जो ये कट किया हुआ DNA का मतलब जीन है, इस DNA का छोटा पार्ट जीन कहलाता है। वही जीन को हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से जो बन के, यानी कि कंबाइन होके बनता है, वही आपका कहलाता है रिकॉम्बिनेंट DNA। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA के अंदर क्या है, आपका इंसुलिन वाला जीन लगा हुआ है। तो ये जो आपका बन के तैयार हुआ है, ये आपका इंसुलिन वाला रिकॉम्बिनेंट DNA है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA यानी कि फिर से बना हुआ DNA, पुनः बना हुआ DNA। इतना डाउट क्लियर। चलिए, अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA को हम वापस से होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि इसको वापस से हम
हम बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं उसकी भी एक रीज़न है, इसलिए डालते हैं ताकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करे, तो तेज़ी से हमें इंसुलिन का बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हमको फॉर्मेशन प्राप्त होगा। कैसे होगा वो समझिए। देखिए ये जो आपका इकोलाई बैक्टीरिया है, आपको पता है कि ये बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर से नया बना हुआ डीएनए जिसके अंदर इंसुलिन का जीन लगा हुआ है, इसको जब हम वापस से इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जब ये बैक्टीरिया कुछ ही देर में 20 से 30 मिनट के अंदर जब अपने आप को वापस से मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके के 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। बात समझ गए होंगे ना, तो क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, तो समझ जाइए। इस तरीके से बहुत तेज़ी से क्या होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहीं पे बहुत से बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि इसमें ये पीसीआर वाली टेक्निक कहाँ पे आई। इसमें पीसीआर टेक्निक का तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। देखिए पीसीआर टेक्निक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि फोटोकॉपी करना, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, पी से फोटो, सी से कॉपी, आर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं मिलता है हमको बन के यहाँ पे जो मिला था, जिसमें इंसुलिन के जीन लगे हुए थे, अगर इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करनी होती है तब हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस टॉपिक को भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी शॉर्ट में नोट आते हैं, इसलिए मैं कल तक इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो डाउट क्लियर। चलिए, तो पीसीआर टेक्निक के माध्यम से हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ तैयार कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अब मैंने आपको समझा दिया, समझ भी गए होंगे। चलिए चलिए चलिए, तो ये क्या था, ये था आपका इंसुलिन के फॉर्मेशन को इस तरीके से। तो ये जब आपका, जो मैंने लास्ट लाइन भी बता दूं, जब ये आपका बहुत सारे, जब ये मल्टीप्लाई होकर बहुत सारा बन जाएगा, तो फिर आप यहाँ से फिर इंसुलिन को इस बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट कर लेंगे और फिर जहाँ भी आपको स्टोर करके रखना है आप उस तरीके से स्टोर करके रख लेंगे। सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये क्या था, ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। मतलब टॉपिक भी भूल जा रहा हूँ। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। उससे पहले सबसे मेन काम कि हमारे भैया को बुला लेते हैं। भैया, ये भैया बाहर निकल आवा, ये तू बाहर ना आई बता, टाइपिंग या के करी के एडिट करके लगाई, काहे लिए परेशान हो रहा है। सब नॉर्मल सी बात है, दुश्मनी कुछ दिन करा, आप दुश्मनी खत्म हो गया, टाइम बीत गया था ना। बाहर आजा 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 आजा। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया था कि जो सबसे पहला आपका इंसुलिन बना था, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन को तैयार किया गया था, उसका नाम ह्यूमिलिन था। क्या नाम था, ह्यूमिलिन। उसको बनाया था इली लिली कंपनी ने, ठीक है। इली लिली एंड कंपनी ने बनाया था। नाम रखा है कि मजाक किया है, माफ़ कीजिएगा, मेरा हंसने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, ऐसा नाम ही है। इली लिली एंड कंपनी ने बनाया है। जो सबसे पहला इंसुलिन बना था, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बना था, उसका नाम ह्यूमिलिन था। वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी ह्यूमिलिन का बड़े लेवल पर जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो प्रणाम, यहीं पर इसको टॉपिक को छोड़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन की, यानी कि किस तरीके से वैक्सीन बनाने में या वैक्सीन का प्रोडक्शन करने में आरडीटी हेल्प करता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प करता है, वो भी देख लीजिए। सिंपल सी बात है, आरडीटी का यहाँ पे भी हेल्प होगा ही। कैसे होता है